नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। मैं हूँ लक्षिता सोनी और फिर एक बार स्वागत करना चाहूँगी हरिमोहन सर का। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट एक बार फिर अपनी चरम सीमा पर है। इस बार शेख हसीना का फैमिली होम है, जो सिंबलाइज करता है बांग्लादेश इंडिपेंडेंस को भी, उस बिल्डिंग को सो कॉल्ड स्टूडेंट्स के थ्रू डिमोलिश कर दिया गया है। और इस पर शेख हसीना का जवाब आया है कि बिल्डिंग तो डिमोलिश कर सकते हैं, पर हिस्ट्री कैसे मिटाएंगे। इसी पर यूनिस की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा भड़की हुई है और उन्होंने शेख हसीना को भी वार्निंग दी है, साथ ही इंडिया को भी, कि अगर शेख हसीना को वापस नहीं किया तो इंडिया के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो लक्षिता बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये टॉपिक भी हमेशा की तरह बहुत अच्छा उठाया है। आप इसे ऐसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि इसमें दो हिस्से हैं। एक जो बांग्लादेश में हो रहा है, दूसरा इंडिया को धमकी देना। पहले बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में ये हो रहा है, सिचुएशन को समझिए बहुत ही क्लियरली। बांग्लादेश में सिर्फ एक सीन चल रहा है कि कैसे भी करके शेख हसीना को जड़ से उखाड़कर फेंकना है। अब सवाल यह है, शेख हसीना को जड़ से उखाड़ के क्यों फेंकना है? बिल्कुल सिंपल रिप्लाई है, शेख हसीना जितनी ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ेगी, जितनी ज्यादा बांग्लादेश में मजबूत होगी, उतना ज्यादा यूनस को प्रॉब्लम होगी। जितनी ज्यादा यूनस को प्रॉब्लम होगी, उतना ज्यादा रेडिकल एलिमेंट्स को खतरा होगा। बड़ी मुश्किल से रेडिकल एलिमेंट्स को पहली बार 1971 के बाद पावर में आने का मौका मिला है, तो वो कभी भी इस पावर को लूज करना नहीं चाहेंगे। और तीसरा, अगर शेख हसीना मजबूत होती है, रेडिकल एलिमेंट्स कमजोर होते हैं, यूनिस कमजोर होता है, तो अमेरिका का जो गहरा राज्य है उसे यहां पर काम करने में मुश्किल होगी। उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होगा। उसका ऑब्जेक्टिव है कैसे भी करके बांग्लादेश के अंदर एनार्की फैलाना, इसको डिस्टेबलाइज करना। क्योंकि अगर बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश स्टेबल रहता है तो इंडिया भी स्टेबल रहता है, और अगर इंडिया स्टेबल रहता है तो उसका सीधा मतलब यह है कि हर कोई स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर इंडिया डिस्टेबलाइज हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप समझिएगा, अगर बांग्लादेश डिस्टेबलाइज होता है तो वहां एक तरफ एनार्की फैलेगी। एनार्की फैलने से लोगों में भगदड़ मचती है, लोग इधर उधर भागते हैं। इधर उधर भागते हैं तो इंडिया में घुसने की कोशिश करेंगे, इंडिया में रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट होगा। इंडिया में रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट होगा तो प्रेशर इंडिया के ऊपर इस लेवल पर आएगा कि इंडिया उसको हैंडल करने के लिए एक अलग बजट बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, जब डिस्टरबेंस होती है, जब एनार्की होती है, तो उसकी वजह से दूसरा पार्ट ये शुरू हो जाता है कि बहुत आसानी से मिलिशिया के रिक्रूट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। आतंकवादी संगठनों के साथ लड़के जुड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रेडिकलाइज सोसाइटी है। एक तरफ सोसाइटी रेडिकलाइज है तो वो वैसे ही इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के सपोर्ट में जाएंगे। दूसरा, अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी और उन्हें अपनी ईगो शांत करने के लिए सिंगल ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ये समझिए, सिंगल ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो उसके बाद वो सिचुएशन को और ज्यादा, जिसे कहते हैं ना नॉर्मलाइज, मींस वो बहुत जल्दी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करेंगे, और जितना ज्यादा आतंकी समूहों को ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा पाकिस्तान के लिए आसानी होगी उनको ट्रेनिंग देके नॉर्थ ईस्ट में डिस्टरबेंस क्रिएट करना, हमारे बंगाल में डिस्टरबेंस क्रिएट करना और इंडिया का एक नया फ्रंट खोल देने। ये एक प्लान है, और इसमें इंडिया का नॉर्थ ईस्ट और इंडिया का वेस्ट बंगाल और इंडिया के बाकी पार्ट्स जितने ज्यादा डिस्टर्ब्ड होंगे, उतना ज्यादा, ये ध्यान रखिए, उतना ज्यादा गहरे राज्य को फायदा होगा। उसका पहला क्या फायदा होगा? इंडिया का मान लीजिए, सोच के देखिए, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं इंडिया में, सोच के देखिए डिस्टर्बेंस हो रही है इंडिया में, सोच के देखिए इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे ग्रुप्स बैठे हुए हैं जो वापस नहीं जा रहे हैं और हमारे सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इंडिया का जो पढ़ा लिखा यूथ है, आईआईटी, आईआईएम, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ये सारे के सारे कहां भागेंगे? अमेरिका और यूरोप। अमेरिका को एक टैलेंट पूल मिलेगा, और वो टैलेंट पूल अमेरिका का इस लेवल का होगा, इसे सोच समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा।
ये समझिए, वो टैलेंट पूल अमेरिका का बहुत ही जबरदस्त होगा, ये समझिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और वो अमेरिका के काम आएगा, वो इंडिया के काम तो नहीं आएगा। वो गूगल के अंदर सीईओ तो बना देंगे, लेकिन इंडिया में गूगल नहीं बनेगा। वो फेसबुक, इंस्टा से लेकर वर्ल्ड बैंक के अंदर सबको सीईओ तो बना देंगे, लेकिन वो सब चीजें इंडिया में नहीं होंगी। और इंडिया का टैलेंट का इस्तेमाल कौन करेगा? अमेरिका करेगा। ये बहुत तगड़ी एक प्लानिंग है, हमें ये समझना होगा। ये लिटरली एक बहुत बड़ी और एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी प्लानिंग है जो इस टाइम पर चल रही है, ठीक है। अब दूसरा, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, फैक्ट्रीज नहीं होंगी। फैक्ट्रीज होंगी तो इंडिया बड़ी मजबूरी के अंदर, मुश्किल के अंदर जा जाके रिक्वेस्ट कर करके आएगा कि साहब हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा। अभी तो क्या है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो है इंडिया के अंदर ट्रांसफर हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ट्रांसफर, लेकिन उस टाइम पर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इंडिया के अंदर जो भी डिस्टर्बेंस होगी उसका फायदा किसको मिलेगा? सीधा सीधा बताओ जरा। उसका सीधा सीधा फायदा सिर्फ एक कंट्री को मिलेगा, वेस्ट को मिलेगा, चाइना को मिलेगा, इंडिया को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर बांग्लादेश डिस्टर्ब है तो चाइना को भी यहां फिशिंग करने का मौका मिल जाएगा, चाइना को भी यहां पंगे लेने का मौका मिल जाएगा। और इंडिया अपना बहुत बड़ा डिफेंस बजट, या इंडिया को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा, सिक्योरिटीज बढ़ानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अभी मणिपुर के अंदर स्टारलिंक के डिवाइसेस मिले थे। मणिपुर में स्टारलिंक के इंटरनेट डिवाइसेस मिले थे। स्टारलिंक किसका है? एलन मस्क का। एलन मस्क, स्टारलिंक, इंडिया ने कहा भाई वो स्टारलिंक जो है ना, वो तुम्हारा इंडिया में काम करता हुआ मिला, उसके डिवाइस मिले। कहते नहीं, हमने तो इंडिया को ब्लॉक कर रखा है, हम तो इंडिया में आने नहीं दे रहे किसी। कैन यू इमेजिन? इंडिया के अंदर स्टारलिंक को वो कह रहे हैं ब्लॉक कर रखा है, लेकिन इंडिया के अंदर स्टारलिंक काम करता हुआ मिला। इंडिया वालों ने कहा उस स्टारलिंक का डाटा भेजो, किसने खरीदा, कैसे खरीदा? कि नहीं वो नहीं दे सकते, वो तो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला मामला है। सोचिए, वो उनके कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला मामला है। इमेजिन करके देखिए, स्टारलिंक के मामले में हमारी बाजुएं मरोड़ने की कोशिश हो रही है कि या तो तुम हमारे प्रोजेक्ट को मानो, वरना हम तुम्हारे को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं सोचकर देखो। अभी भी हमारे साथ प्रॉब्लम यही है, हमारा सारा डाटा अमेरिका के अंदर था, तो हमने लड़ झगड़ के ये कहा डाटा लोकलाइजेशन, डाटा लोकलाइजेशन। अमेरिका एक नई टेक्नोलॉजी ले आया कि अभी तक तो क्या है, इंटरनेट वायर्स के थ्रू आता है, अब इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू आ रहा है। सैटेलाइट अमेरिका का, स्टारलिंक अमेरिका। नतीजा उसका क्या कि अभी तक तो हम तारों के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे थे, अब तारों की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ क्या कर लोगे आप? ये चीज हमारे इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा है सोचिए। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया को ब्लैकमेल करने के लिए कंट्री चाहिए, वो कंट्री कौन है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना है। शेख हसीना कैसे भी करके इसको कमजोर करना है। कमजोर करने के लिए क्या करोगे? शेख हसीना भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिकल लेडी है, पॉलिटिकल पार्टी है, पैर जमाने की कोशिश कर रही है। पैर जमाने की कोशिश कर रही है तो जी क्या करेंगे? पैर जमाने की कोशिश में, पैर जमाने की जब कोशिश कर रही थी तो उसका सीधा सा एक काम निकला, सीधा सा एक काम कि भाई मैं यहां ऑनलाइन एड्रेस करूंगी अपने लोगों को, और यहां पर कैसे भी करके हम क्या करेंगे, अपनी एक रैली करेंगे ऑनलाइन, ऑनलाइन लोगों को समझाऊंगी। जैसे ही वो ऑनलाइन लोगों को समझाना शुरू करती है, बुलडोजर लेके यूनस के जो रेडिकल्स हैं, जमाते इस्लामी के रेडिकल्स पहुंच गए शेख मुजीबुर रहमान के घर पे और उसको डेमोलिश करने के लिए। प्रॉब्लम समझो, शेख मुजीबुर रहमान ही क्यों? शेख मुजीबुर रहमान ही इसीलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेख मुजीबुर रहमान ही इसीलिए क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान अल्टीमेटली एक ऐसा पर्सनैलिटी है बांग्लादेश के लिए जो बंगाली आइडेंटिटी के लिए लड़ा था। और बंगाली आइडेंटिटी के लिए अगर वो लड़ा तो बंगाली लोगों को बंगाली नाम पर उसको मोटिवेट किया, और जैसे ही वो बंगाली लोगों को बंगाली के नाम पे मोटिवेट किया, नतीजा क्या हुआ? नतीजा उसका साफ सा ये निकला कि बंगाली आइडेंटिटी जो थी वो पाकिस्तानी आइडेंटिटी पर भारी पड़ी, बांग्लादेश अलग। उसने कभी भी उसके बाद इस्लामिक रेडिकल्स को नहीं बढ़ने दिया या कंट्रोल करके रखा। और एक टाइम ऐसा आया कि शेख हसीना ने भी इस्लामिक रेडिकल्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा मजबूत कदम उठाए, काफी।
खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि एक आइडियोलॉजी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, और रिलीजन के नाम की आइडियोलॉजी तो बिल्कुल खत्म नहीं होती। लेकिन क्या शेख मुजीबुर रहमान का नामो निशान मिटाने का सीधा मतलब यह है कि जैसे भी अगर जैसे भी होगा, अगर इसका नामो निशान मिटा देते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये निकले के आएगा कि शेख मुजीबुर रहमान की जो बंगाली आइडेंटिटी वाली पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी। और अगर वो खत्म हो जाती है तो लोगों को इस्लाम के नाम पे रेडिकलाइज करना आसान होगा बंगाली पहचान खत्म करने के बाद, क्योंकि बंगाली पहचान में साड़ी है, बंगाली पहचान में धोती कुर्ता है, बंगाली पहचान के अंदर इंडियन कल्चर नजर आता है, और उसे बंगाली पहचान से दूर ले जाने का सीधा मतलब यह है कि इंडियन कल्चर से दूर ले जाना, और ये खेल खेला जा रहा है। इसीलिए शेख हसीना के घर को जलाया गया, शेख हसीना के लीडर्स के घरों को जलाया गया, जो भी शेख हसीना के नाम पे प्रोटेस्ट कर रहा है उसे मारा गया, पीटा गया, सब चीजें की गई। अब अगला पार्ट है यहां इंडिया को क्यों घसीटा गया। इसमें मैंने अभी वर्ड यूज किया कि इंडियन कल्चर का एक हिस्सा है बंगाली। बंगाली होने का मतलब ऑटोमेटिकली वो बंदा इंडियन कल्चर के करीब आ जाए, और जब वो इंडियन कल्चर के करीब आ जाएगा तो हमें समझना होगा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की फॉर्म में, हमें यह समझना होगा बंगाली कल्चर के फॉर्म में कि भाई देखो सीधी सी बात है, कल्चर ये है अल्टीमेटली कि बंगाली कल्चर को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो इंडियन कल्चर के इंडिया से वो हो, तो बंगाली को असलियत में इंडिया का छोटा भाई या इंडिया के स्टूज की फॉर्म में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। यानी अगर आप किसी भी जमात इस्लामी के बंदे के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, जमात इस्लामी के आइडिया के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, तो इसका मतलब यह है आप इंडियन हैं। और इंडिया को वहां विलन अगर बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? शेख हसीना को गाली बक रहे हो, और शेख हसीना को आप डिक्लेयर कर दो कि ये तो इंडिया की एजेंट है, और अगर ये इंडिया की एजेंट है तो इंडिया ने इसको शरण दे रखी है, और अगर इंडिया ने शरण दे रखी है तो इसका सीधा मतलब क्या है कि ये इंडिया के खिलाफ खड़ी हो रही है। इसे समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इंडिया को, और अब इंडिया से क्या बार बार क्या कह रहे हैं कि आप शेख हसीना को वापस भेजो। इसका सीधा मतलब है, अगर आप ये कह रहे हो कि शेख हसीना को वापस भेजो, तो इसका सीधा मतलब क्या हो गया? इसका सीधा मतलब ये हो गया कि शेख हसीना अगर आप वापस नहीं भेजते हो तो इंडिया जो है बांग्लादेश के अंदर एक टर्मोइल क्रिएट करवा रहा है, इंडिया को विलन बना दिया। और इंडिया को विलन बना दिया, अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया को विलन बना दिया, इंडिया को मजबूर किया जा रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी स्टेप्स उठाओ इंडिया, ताकि वो बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ करे। और ये पहली बार नहीं हुआ है, बांग्लादेश शुरू से कर रहा है। अब आप याद करेंगे, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और आप भी याद कीजिए कि एक मनसा देवी का मंदिर हमारे आसाम के बॉर्डर के अंदर बन रहा था। बांग्लादेशी 20-30-50 जवान आके कहते हैं इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए तुम ये मंदिर मत बनाओ। अब आप सोच के देखिए, मंदिर ना बनाओ, इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। भैया धार्मिक भावनाएं हैं ताश का पत्ता है, जरा सी बात में आहत हो जाता है। लेकिन सीधी सी बात है, ठीक है, मजहबी भावनाएं तुम्हारी आहत हो रही है, वो कोई आहत नहीं हो रही थी, असलियत में वो भारत से पंगे लेने आए थे। वो भारत से पंगे लेने आए थे। पंगे क्या लेने आए थे कि जी सीधी सी बात है, भारत कैसे भी करके वहां प्रॉब्लम क्रिएट करे, भारत उसके 2-4 सैनिकों का थोबड़ा तोड़ दे, एक आधी गोली चल जाए, मारकुटाई हो जाए, जैसी गोली चलेगी मारकुटाई होगी, पूरे बांग्लादेश में शोर मचेगा, ओ माय गॉड इंडिया ने हमारे बांग्लादेशियों को मारा, हमारे मुसलमान भाइयों को मारा। नतीजा क्या होगा? सारा बांग्लादेश भड़क चुका होगा, और यहां तक कि जो अभी चुप भी बैठा हुआ वो भी कहेगा इंडिया की हिम्मत कैसे हुई। ऐसे 2-4 इंसिडेंट्स अगर शुरू हो जाते हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट अपने पीक पे पहुंच जाएगा। यही तो खेल है। अब वहीं हमारे बॉर्डर गार्ड्स जो हैं, हमारा जो बीएसएफ है, बीएसएफ जो है वो फेंसिंग करने लगा वहां पर, जो कि बांग्लादेशी लोग ना आए। नतीजा क्या हुआ? उनसे मारकुटाई कर रहे हैं, अपने गांव वालों को बुला लें, ठीक है। उसके बाद गांव के आसपास हमारे बॉर्डर के आसपास बंकर बना रहे हैं जहां पर घुसपैठियों को छिपा सके। इंडिया ने जाके बंकर तोड़ दिए। यानी टर्मोइल तो क्रिएट हो रहा है, ट्रबल्स तो क्रिएट हो रही है, लेकिन वो बांग्लादेश ये देख चुका है कि, या यूनिस ये देख चुका है, अगर इंडिया को इतना प्रोवोक करने के बाद भी इंडिया कुछ नहीं कर रहा, भाई इतना उकसा रहे हैं, इतना दबाव डाल रहे हैं, इतना प्रोवोक कर रहे हैं, तो इंडिया कुछ तो करे। इंडिया ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो इसे और भड़काओ। अब इसे भड़काने का नेक्स्ट लेवल क्या आ गया
कि अब इंडिया के हाई कमीशन के ऊपर आप अटैक करो, उसे जलाओ, कम से कम उसे धमकी दो। अब आप धमकी दे रहे हो तो लोग गुस्सा करेंगे, लोग गुस्सा करेंगे तो हो सकता है कोई दो चार जाके उसे जला भी दे, और जैसे ही दो चार लोग जाके जलाएंगे फिर क्या होगा लक्षिता जी, इंडिया को मजबूरी में कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा, और अगर नहीं बोले तो उसका मतलब उनकी वो हरकतें जो है वो बढ़ती जा रही है। तो एक बड़ा अलग सा ट्रैप बनाया जा रहा है, उस ट्रैप में इंडिया को फंसाने की कोशिश है। लड़ाई असलियत में इंडिया के खिलाफ है, जिसके अंदर यूनुस एक प्यादा है और जो शेख हसीना है वो दूसरा प्यादा है। हाँ, वहां के जो पॉलिटिकल पार्टी खासकर बांग्ला नेशनलिस्ट पार्टी है वो पावर में आने के लिए तड़प रही है, और उसको तड़पने के चक्कर में उसने बांग्लादेश का जो भविष्य है वो दांव पे लगा दिया है। सिचुएशंस काफी ज्यादा खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि इंडिया बड़ा सोच समझ के इस मामले में कदम उठाएगा और सिचुएशंस को हैंडल करेगा। जी सर, इन्हीं प्रोटेस्ट में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो देखने को मिलती है कि अल-कायदा के फ्लैग्स इन प्रोटेस्ट में देखने को मिले हैं, और इस्लामिस्ट मूवमेंट, जैसा कि अभी आपने मेंशन किया था, इस्लामिस्ट मूवमेंट्स ने ये धमकी दी है इंडिया को कि अगर शेख हसीना को वापस नहीं किया तो इंडियन हाई कमीशन की बिल्डिंग को जला देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लक्षिता जी, इस पर मैं सिंपल ये कहना चाहूंगा, इसे ऐसे समझिए कि अल कायदा है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, पहले ये देखिए। अल कायदा वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर्स के ऊपर हमला किया और उसे उड़ा दिया, 3,000 अमेरिका के लोग मारे गए। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान के अंदर एंट्री करी, अफगानिस्तान को हमला करके मारा, तो उसमें अप्रोक्सीमेट हमला किया तालिबान के ऊपर, तो वो तालिबान पर नहीं था, वो अल कायदा के मामले। तो जब वो तालिबान के अल कायदा के ऊपर था, तो ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी अल कायदा के ही रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। अब प्रॉब्लम यहां ये आ रही थी कि अल्टीमेटली ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी संगठन है। इन्हीं का एक आउटफिट निकलता है और बाद में आईएसआईएस के नाम पे जाना जाता है, जिसने सीरिया और इराक के अंदर हमला किया। इसी का एक ऑर्गेनाइजेशन जब बाहर निकलता है तो वो जाम्बिया वगैरह जैसे देशों के अंदर जाकर बोको हराम नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जो एक एक बार में 300-400 लोगों को बम से उड़ा देता है। इसी का एक ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन आईएसकेपी नजर आता है, जो चाइना से लेकर रशिया को परेशान करके बैठा हुआ है। अब आप सोचिए, ये अलकायदा जो इंडिया के अंदर भी एक गांव पूरे का पूरा अलकायदा में कन्वर्ट हो गया था, वो तो हमारे को बाद में पता लगा और हम लोगों ने एक्शन लेना शुरू किया। इसका एक नेक्स्ट पार्ट क्या है? इसका नेक्स्ट पार्ट ये है, अल कायदा का ही नेक्स्ट पार्ट आपको समझ में आएगा कि ये अल कायदा का पूरी ये हाईली रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके झंडे अफगानिस्तान बांग्लादेश में मिलने का सीधा मतलब ये है, मैं ये नहीं कहता कि वहां अल कायदा के बंदे प्रेजेंट है, हो सकता है ना भी, ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है अल कायदा के बंदे वहां ना भी प्रेजेंट हो, लेकिन इसका दूसरा पार्ट ये है कि अल कायदा की आइडियोलॉजी वहां पहुंच चुकी है। अल कायदा की आइडियोलॉजी वहां पहुंच चुकी है, अल कायदा के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स वहां पहुंचने की कोशिश हो रही है, और वहां पाकिस्तान जाने का सीधा, पाकिस्तान के आईएसआई चीफ का जाने का सीधा मतलब है कि वहां अल कायदा के ऑर्गेनाइजेशंस को लेके गया वो, और वहां अल कायदा को लेके जाने का मतलब यह है कि उस सोसाइटी को इतना ज्यादा रेडिकलाइज कर दो, इतना ज्यादा रेडिकलाइज कर दो कि वो सोच ही ना पाए कि उसके साथ हुआ क्या, और यही वहां पर किया जा रहा है। इंडिया के लिए टेंशन वाली बात यह है कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, अगर भाई प्रॉब्लम यह है, तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर पे और तालिबान इंडिया के बॉर्डर पे नहीं है, तो तालिबान पाकिस्तान को परेशान कर रहा है, तो इंडिया को भी तो परेशानी होगी। तो इंडिया को परेशान करने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए? तो वही तालिबानी माइंडसेट वाला ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के बॉर्डर पे लाके खड़ा कर दिया। झंडे दिखने का मतलब यह है कि वहां एक आइडियोलॉजी प्रेजेंट है, कम से कम उसका एक फॉलोअर प्रेजेंट है, और उसको जैसे मर्जी मोल्ड करके यूज किया जा सकता है, और इंडिया के लिए इसीलिए टेंशन है। ठीक जी सर, जैसा आपने बताया कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, तो इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत अच्छे एलाई निकल कर आए?
देखिए, पाकिस्तान की खुद की औकात नहीं है और बांग्लादेश की खुद की औकात नहीं है, लेकिन लेकिन अलाई नॉट इन टर्म्स ऑफ कंट्री, अगर ये दोनों क्या 56 मुल्क जो है ना इस्लामिक मुल्क हैं, वो भी इकट्ठे आके चढ़ दौड़ेंगे तब भी इंडिया को कुछ नहीं उखाड़ सकते। बस इंडिया में बैठे हुए कुछ गद्दार इंडिया की पीठ में छुरा ना मारे, ये समझना होगा भाई। कुछ, मैं सबका नहीं कह रहा, सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं है, कुछ मुस्लिम्स एंटी इंडिया हरकतें ना करें, जो कि मतलब उनके दिल में पाकिस्तान बसता है, तो इंडिया का ये 56 के 56 मुल्क कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो भूल जाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सीधी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये लोग लड़ाई लड़ेंगे प्रॉक्सी वॉर फॉर्म में। प्रॉक्सी वॉर का मतलब ये हो गया कि ये हमारे अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करेंगे, टेररिस्ट्स को भेजेंगे, उनको मारकाट मचाएंगे, उनको भेज के उनसे प्रॉब्लम क्रिएट करवाएंगे। ये हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट, समझ रहे हैं? हमारे लिए ये चैलेंजिंग पार्ट होगा और इंडिया को इस प्रॉक्सी वॉर से, मिलिशिया ग्रुप से लड़ना पड़ेगा जो हमारी कंट्री के अंदर प्रेशर क्रिएट करेंगे। और इंडिया जब तक इसके अगेंस्ट, और प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हमने पूरी पूरी फेंसिंग कर दी, बांग्लादेश के अगेंस्ट हम फेंसिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट फेंसिंग करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आई। उसके पीछे रीजन ये है कि वहां पर एक बॉर्डर जो है वो साफ है, थोड़ी थोड़ी जगह पे नदियां वगैरह है। बांग्लादेश के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे हर 2 कदम पे नदियां हैं। और अब सोचकर देखिए, एक वो क्या नाम है, एक यूट्यूबर जो था वो बांग्लादेश से इंडिया आने का रास्ता बता रहा था, वो कहता है इधर से इधर पहुंचो, इधर से नाला जो है ना नीचे वो सीवर डला हुआ है, उसके अंदर से वो ऊपर फेंसिंग दिखाई दे रही है, नीचे से सीवर है, कहता है इसमें निकल के चले जाओ इंडिया। अब बताओ आप क्या कर लोगे? इतना आसान है भाई। हम लोग मेट्रोपॉलिटन्स में रहते हैं तो हम इमेजिन नहीं कर पा रहे ना कि गांव के अंदर कितना खुला इलाका होता है, बॉर्डर दिखता ही नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर भी कभी अटारी बॉर्डर जाएंगे तो अटारी बॉर्डर में हमारे को दिखाई देता है, अगर वो फेंसिंग ना हो तो दो दो की मिट्टी के बारे में पता ही नहीं है कि कौन सा इलाका किसका है। बांग्लादेश में एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। नेपाल चले जाओ, नेपाल में तो फेंसिंग भी नहीं है ना, वहां पर आपको पता ही लगेगा कौन सा नेपाल का बॉर्डर है, कौन सा इंडिया का बॉर्डर है। आधे आधे गांव, आधे आधे, आधा गांव नेपाल में, आधा इंडिया में है, आधा घर नेपाल में, आधा इंडिया में है, होता है ऐसा। तो फेंसिंग नहीं कर पाएंगे, और जब तक करेंगे भी, जब तक इसका अल्टरनेट निकालेंगे भी, तब तक इंडिया को काफी नुकसान हो चुका होगा। मैडम 4000 किलोमीटर लंबी है, 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन है, उसको कैसे हैंडल करेंगे और उसमें कितनी ज्यादा फेंसिंग करेंगे ये बताओ। और वो सारी पहाड़ और पानी से है, दलदल है, पहाड़ है, पानी है, बनाओगे कैसे ये बताओ, बहुत मुश्किल है जी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जिस तरीके से आपने समझाया इंडिविजुअली, मेरा खुद का भी ये क्वेश्चन था, डाउट था कि बांग्लादेश इतना सब कुछ कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया क्यों कुछ नहीं कर रहा, वो डाउट आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये सेशन यहीं एंड करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए ज्योतिर्मय को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सर। थैंक यू।